नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एसआई का एग्ज़ाम भी हो चुका है। बहुत सारे बीपीएससी देने वाले कैंडिडेट जो हैं वो बिहार एसआई का वेट कर, तो आपका बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम हो गया है। तो अगर आपको बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन अब शुरू करना हो तो अब समय मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि फिर आप अगले साल में प्रवेश कर जाएंगे, फिर आप पीटी की तैयारी में घुस जाएंगे। मेंस आपका धारा का धारा रह जाएगा और पीटी की तैयारी भी सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग शुरू कीजिए और उसके लिए अपना पेड ग्रुप चलता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है टेलीग्राम आईडी का या इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। एक तो है कि 9 वर्कर्स किल्ड इन ब्लास्ट इन एन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री नियर नागपुर। नागपुर में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से वहाँ पर वर्कर्स की डेथ हो गई है। तो ये इसमें तो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो कुछ नहीं है, लेकिन दुख तो होता ही है इस तरह के न्यूज़ सुनने से। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट शुड एग्जामिन गवर्नर एक्शन। गवर्नर के जो एक्शन है इसको यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। किसने बोला है? केरला के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने बोला है। ओके, तो ये टॉपिक तो मैं आपको पढ़वा चुका हूँ कि गवर्नर, केरल के गवर्नर और तमिलनाडु के गवर्नर और जो राज्य सरकार है वहाँ पर, उनके बीच में बहुत दिनों से तनाव चल रहा है। बहुत दिनों से, करीब 1 साल से ये तनाव देखने को मिल रहा है हमें। तो इससे जुड़े हुए सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आज का जो अपना आर्टिकल है उस पर चलते हैं। आर्टिकल किससे संबंधित है? तो आर्टिकल है कि 370 जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 370 धारा को लेकर, आर्टिकल को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर आधारित द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसके अलावा 370 हटाने का क्या प्रभाव पड़ा, सही से सुनिएगा, 370 हटाने का क्या प्रभाव पड़ा जम्मू कश्मीर पर, इसके बारे में डिटेल आर्टिकल आया हुआ था। तो उस प्रभाव को अगर आप सही से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको एग्जाम में लिखने बहुत सुविधा होगी, है ना। तो उसको जरा आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल के रूप में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को किस प्रकार से निरस्त किया। धीरे धीरे करके हम पूरा आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रपति का आदेश, वर्ष 2019 के राष्ट्रपति का आदेश में संसद के एक नए प्रावधान पेश करते हुए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के रूप में नया अर्थ प्रदान किया और फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधानसभा की शक्तियों का ग्रहण कर लिया गया। ओके, देखिए क्या किया गया था। धारा 370 को हटाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा घोषित किया गया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के आधार पर विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास आ गई? तो केंद्र सरकार के पास आ गई। और केंद्र सरकार ने फिर क्या किया? आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। निरस्त मतलब उसमें संशोधन करके कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया, संपूर्ण रूप से निरस्त नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये बड़ा ही सोचा समझा एक तरीका था किसको लेकर? तो जम्मू कश्मीर को, धारा 370 को वहाँ से कम करने को लेकर। संसद में संकल्प, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा द्वारा 5 व 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किए गए। इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया, उन्हें नए प्रावधान से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। हटाने का जो तरीका था धारा 370 को, वो बहुत ही अद्भुत तरीका था, जिसके कारण से ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थोड़ी देर टिक पाया। ओके, और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसका जो हटाने का तरीका अपनाया गया था वो तरीका बहुत ही बढ़िया था, है ना। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर दोनों राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि ये पूरा का पूरा रीजन लद्दाख बन गया। इसमें पीओके भी है, पीओके भी है, ये अक्साई चीन का इलाका भी है जिस पर चीन का कब्जा है। देखिए ये जो इलाका है इस पर पाकिस्तान का पूरा कब्जा है, ये जो इलाका इस पर चीन का पूरा कब्जा है, ये लद्दाख है। तो हमारे पास इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है। ओके, यहाँ भी पीओके का इलाका आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था
जम्मू और राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जम्मू कश्मीर राज्य की 370 लगने के बावजूद, जब वहाँ पर 370 था, उसके बावजूद कोई उनका आंतरिक संप्रभुता नहीं मिला हुआ था, उनको कोई स्वायत्तता नहीं मिला हुआ था उनको के न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 दो प्राथमिक कारणों से एक अस्थायी प्रावधान था। इसमें एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना था, जिसे राज्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। और दूसरा उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वर्ष 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाना। यही दो पर्पज से किसका गठन किया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे उस समय। अगला है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी ऑल और एनी भूमिका ग्रहण कर सकता है। राज्यपाल न्यायालय ने एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 मामले के ऐतिहासिक निर्णय, जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्ति और सीमाओं से संबंधित है। एसआर बोमई का मामला किससे संबंधित है? तो ये है आपका राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति शासन के दौरान उसी से संबंधित है का हवाला देते हुए यह माना कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका ग्रहण कर सकता है। ये किसने माना था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना था। अब सीजेआई ने क्या कहा कि राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका निभा सकता है। ऐसी कार्रवाई का न्यायिक परीक्षण केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। इसलिए राज्यपाल महोदय ने क्या किया? अपनी भूमिका निभाई और धारा 370 को निरस्त कर दिया गया था वहाँ से। राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पक्षीय रूप से अधिसूचित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसमें राज्य सरकार से हमें पूछना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने तरफ से भी एक तरफा भी कर सकते हैं इस पर फैसला। ओके, इसमें आगे कहा गया कि राष्ट्रपति के इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अनुच्छेद 370(1)(d) के परंतुक द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि भाई क्या है कि इसमें के तहत राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी। इस टर्मिनोलॉजी को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पीटी में आपसे पूछ सकता है, मेंस में आपको लिखना पड़ सकता है। वर्ष 2019 के कानून की संपुष्टि। न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के उस सीमा तक संपुष्टि की जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को पृथक किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। राज्य विधानमंडल के जो विचार होते हैं वो कभी भी संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। राज्य विधानमंडल के कोई भी राज्य हो, उसके कोई भी जो विचार हैं या उसके सलाह हैं, वो संसद को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संसद होता है वो राष्ट्रपति शासन के दौरान, देखिए इसमें मैं 2 आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आर्टिकल 356 भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन, कि उसके दौरान राज्यपाल की कौन कौन से कार्य होते हैं उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर साथ में, क्योंकि उसी के प्रावधान के तहत, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पॉलिटी का टॉपिक, उसी के प्रावधानों के तहत 370 धारा को जम्मू कश्मीर से निरस्त किया गया था। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद का काम केवल विधि निर्माण तक नहीं होता है, बल्कि वो कार्यकारी कार्रवाई तक भी उसका विस्तार होता है शक्तियों का। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है, यानी कि लागू होती है, तब ऐसे कई निर्णय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से लिए जाते हैं। डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन और कानून निर्माण, इन दोनों की शक्तियों को शामिल कर दिया जाता है। कहाँ पर? तो राष्ट्रपति शासन के तहत संसद के अंदर में शामिल कर दिया जाता है। संसद कानून निर्माण का भी काम करती है और ये फैसला भी लेती है कि भाई दिन ब दिन की कार्रवाई क्या होगी, प्रतिदिन का प्रशासन कैसे चलेगा उस राज्य में। ओके, राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय व कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं होती है। ओके, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आर्टिकल 356 के संदर्भ में।
आर्टिकल 356 के संदर्भ में इतना डिटेल में फैसला दिया गया कि राज्यपाल के कुछ कार्य और शक्तियों को डिफाइन किया गया है 370 में फैसला के तहत। चुनाव कराने के साथ राज्य का दर्जा बहाल करना। न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव संपन्न करवा लेना चाहिए और इसी के तहत चुनाव संपन्न करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। सत्य और सुलह आयोग की स्थापना। न्यायमूर्ति कौल ने अपनी सहमति राय में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद स्थापित आयोग के तर्ज पर ही एक सत्य व सुलह आयोग, जो आयोग क्या करेगा? तो 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा स्टेट, कोई भारत सरकार की एंटिटी ने, आर्मी, पुलिस ने या फिर गैर राज्य किसी ने भी, स्टेट के इतर किसी व्यक्ति ने भी राज्य में अगर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है तो ये जो सत्य और सुलह आयोग है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन जो है, ये क्या करेगा? उस मानवाधिकार को एड्रेस करेगा और उस मामले में सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा। पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब इसके ज़रा प्रभावों को हम लोग देखेंगे। हटाया क्यों गया ये पता ही है आपको। एक बीजेपी का एजेंडा भी था, दूसरा भारत सरकार कोई भी काम वहाँ पर सही ढंग से नहीं कर पाती थी। आतंकवादी कार्रवाई करने के मामलों में भी राज्य सरकार हाथ बांध देती थी। कई बार अलग अलग तरीके का हमारे सामने डिफ़िकल्टी आ जाता, निवेश नहीं वहाँ पहुँच रहा था, आरक्षण नहीं मिल रहा था लोगों को वहाँ पर। तो इसके कारण से धारा 370 को हटाना एक अनिवार्य काम हो गया था और इसीलिए वहाँ पर उसको हटाया गया। इसके बाद देखिए प्रभाव क्या। पहला हिंसा में गिरावट। पिछले 4 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं 50% से अधिक की कमी आई है। पहला आंकड़ा आपके लिए, जब भी कोई सड़क पर हो या एग्ज़ाम में हो या कहीं पर भी कोई डिबेट में पूछे तो उसके मुंह पर ये आंकड़ा दे मारना कि 50% से ज़्यादा क्या हुआ है, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। सुरक्षा बलों ने 300 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। इसका श्रेय कई कारकों के संयोजन को दिया जा सकता है, जिनमें सुरक्षा उपायों की वृद्धि, खुफिया सूचनाओं का बेहतर संग्रहण, उग्रवाद के लिए सार्वजनिक समर्थन में गिरावट और उसके साथ साथ धारा 370 के निरसन के बाद ये सब चीज़ें देखी गई हैं। 2019 से पहले का देखिए और 2019 के बाद का देखिए। 52 मंथ का, ये 52 मंथ पहले 765 लगभग में टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट होते थे, 455 पर आ गया, लगभग में आधा। अटैक ऑन सिविलियन 193 से 156 पर आ गया है। सिविलियन कैजुअलिटी 234 था, आम आदमी 234 लोग मरे थे, लेकिन 131 पर आ गया है। तो कुछ आंकड़ा ऐसे हैं जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई क्या है कि ये कुछ न कुछ परिवर्तन हुए हैं। इंजरी में देखिए तो 1300 लोग, यहाँ पर 422 लोग हैं, 25% के करीब में संख्या रह गई है मात्र। तो ये क्या दिखाता है कि भाई बिल्कुल सही तरीके से फैसला लिया गया। भले ही आलोचना की जाती उसके आधार पर, लेकिन फैसला सही लिया गया क्योंकि परिणाम अब सही दिख रहे हैं। एक परिणाम मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर, वो 2022 ईस्वी में आज तक के जम्मू कश्मीर इतिहास में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पहुँचे हैं? जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। तो ये क्यों पहुँचे हैं भाई? कब आपने लास्ट टाइम सुना था कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था? बताइए मुझे। 2019 से पहले हर 6 महीने में आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू घटना आपने कब सुनी थी जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतर आर्थिक विकास। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को शुरू किया है, जैसे प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास योजना। इस पहल से क्षेत्र में निवेश, रोजगार, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर में कर राजस्व में 31% की वृद्धि हुई है। कर राजस्व बढ़ने का मतलब होता है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। इसके कारण से वहाँ पर 31% का ग्रोथ देखा गया है। मई 2022-2023 के दौरान जम्मू कश्मीर के जीएसडीपी 8% की दर से बढ़ी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7% थी। जरा देखिए यहाँ पर, ये रहा कर राजस्व आपका पिछले कुछ सालों में। 2021 तक देख सकते हैं शांत था। उसके बाद जैसे ही कोरोना वगैरह का सब कुछ ख़त्म हुआ, एकदम शार्प आपको दिखेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखेगा आपको। कर राजस्व है ये, कर राजस्व है जम्मू कश्मीर का। 19 तक देख ही सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन 21 के बाद जब धारा 370 भी निरसित हो गया और कोरोना वगैरह का भी प्रभाव समाप्त हुआ, शार्प इंक्रीज आप देख सकते हैं किसमें? रेवेन्यू में। ओके,
उन्नत अवसंरचना, सरकार ने जम्मू कश्मीर में सड़क, पुल, बिजली लाइन इन सब के इंतजाम किए हैं। इसके कारण से वहाँ पर धीरे धीरे पर्यटन भी बढ़ता चला जा रहा है। इन सुधारों से लोगों के लिए क्षेत्र में यात्रा करना, व्यापार करना आसान बना दिया गया है। पर्यटन में वृद्धि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। बेहतर सुरक्षा, बेहतर विपणन, नए पर्यटन पहल की शुरुआत सहित विभिन्न कारकों के संयोजन से संभव हो पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 2022 में 1.62 करोड़ पर्यटक आए हैं। जोड़ लीजिए, एक दो यूरोप का देश पूरा आबादी हो जाएगा, है ना। 1.62 करोड़ पर्यटक आए हैं, जो 75 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा पर्यटकों का आंकड़ा था। अगले न्यूज़ पर चले हम लोग। अगला जो न्यूज़ है वो आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ होगा। क्या है पीटी फैक्ट भाई? कि कुवैत के अमीर शेख नवाब जो है उनकी डेथ हो गई थी और भारत सरकार ने शोक की घोषणा की थी, ठीक है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, वो गए भी थे कुवैत इनकी शोक सभा में। तो आप इनका बस नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुवैत के शेख थे ये। क्या नाम था इनका? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल साबाह। ये वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। और जब कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने आक्रमण कर दिया था इराक ने 1990 ईस्वी में, तो उस समय ये वहाँ के विदेश मंत्री वगैरह भी थे। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस एक मंत्री महोदय का ध्यान में रखिएगा। हरदीप सिंह पुरी जी वहाँ पर गए थे। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि राजकीय शोक की भी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दूंगा क्या है ये। पुतिन महोदय ने क्या बोला है कि पुतिन से प्रॉब्लम स्टार्टेड विथ फिनलैंड आफ्टर इट ज्वाइन नाटो। देखिए, अपने जो यूक्रेन है उसने जैसे अपने घर में खुद से ही आग लगाई, उसी प्रकार से फिनलैंड भी आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँगा। क्या 2023 के जुलाई में, जून या जुलाई में आई थिंक, और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया। अब फिनलैंड रूस के सीमा पर स्थित है। और नाटो को जो ज्वाइन किया ना इसने, वो क्यों किया था? रूस और यूक्रेन के संघर्ष से डर के, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य होता तो पुतिन उस पर अटैक करने से बचते। लेकिन वो चूंकि नाटो के सदस्य नहीं था, बस बार बार धमकी दे रहा था रूस को कि मैं नाटो ज्वाइन कर लूँगा, मैं नाटो ज्वाइन कर लूँगा। इससे अच्छा कर लिया होता तो ज़्यादा सही रहता उसके लिए। अभी उसने नाटो को ज्वाइन नहीं किया। अब फिनलैंड है, जिसकी रूस के साथ काफ़ी लंबी सीमा लगती है, उसने क्या किया, 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है, उसने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। तब फिनलैंड और रूस के बीच में तनाव चल रहा है। तो हम पहले रूस और फिनलैंड के बॉर्डर को देख लेंगे, क्योंकि कई बार वहाँ से सवाल पूछ लेगा आपको लोकेशन वाइज। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, नाटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, उसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रूस ने बोला है कि नाटो क्या करेगा, तो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाएगा नॉर्थ वेस्ट पर, उत्तर पश्चिम के इलाका में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट पूरा बनाएगा रूस, फिनलैंड के बॉर्डर से लगता हुआ। क्यों? क्योंकि रूस के बॉर्डर के पास नाटो का मिलिट्री का बेस बन रहा है। इसके कारण से रूस क्या करेगा, अपने उत्तर पश्चिम के इलाके में एक बड़ा सा बेस बनाएगा मिलिट्री का। तो ये सब कुछ तो इनके प्रॉब्लम है। हमें बस नाटो के बारे में और रूस और फिनलैंड के बॉर्डर के बारे में पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि वहाँ से अगर सवाल पूछे तो वो हम हल कर सकें। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये रूस का मैप है। आपको पता है कि रूस जो है ये आपका यूरोप में भी पड़ता है और ये आपका एशिया में भी आता है। बहुत ही बड़ा सा भौगोलिक रूप से देश है, बहुत बड़ा है लैंड इसके पास, और इसकी आबादी कम है। ये रूस देश है और ये फिनलैंड है, आपका दिख रहा होगा ये बॉर्डर। और ये 1340 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है इसका। यहीं पर रूस क्या करेगा, अपना मिलिट्री बेस का निर्माण करेगा। ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा और कौन कौन है यहाँ पर बॉर्डर पर, तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। और ये जो व्हाइट सा आपको सागर सा दिख रहा है, ये बाल्टिक ओशियन है, बाल्टिक ओशियन। ये फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है ये आप मुझे बताइएगा। ये रूस के साथ उसकी सीमा लग रही है। बेलारूस, यूक्रेन, ये भी रूस के पूर्वी सीमा पर ही स्थित हैं। 3 देशों को जरूर ध्यान रखिएगा। बाल्टिक नेशन किनको कहा जाता है, तो वह इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
इनको ध्यान में रखिएगा, कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि निम्न से कौन कौन से बाल्टिक नेशन होते हैं। ये बाल्टिक सागर है और फिनलैंड की सीमा किस किस से लग रही है, तो नॉर्वे से भी लग रही है और स्वीडन से लग रही है फिनलैंड की सीमा। ओके, राजधानी इसका आप मुझे बता देंगे। अब देखिए, नाटो में शामिल हुआ है फिनलैंड। सदस्यता संबंधित आवेदन की पुष्टि के बाद नाटो में शामिल हो गया। नाटो का अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया। उनका मानना था कि फिनलैंड की सदस्यता बाल्टिक क्षेत्र में गठबंधन की ताकत को बढ़ाएगा। बाल्टिक क्षेत्र कौन सा हो गया, तो यही वो बाल्टिक का क्षेत्र है। बाल्टिक सागर के आस पड़ोस का क्षेत्र जो है वो बाल्टिक क्षेत्र कहलाता है। ओके, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की पृष्ठभूमि और प्रभाव क्या पड़ेगा। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के रूस और यूक्रेन संघर्ष कारण है, जिस कारण रूस के पड़ोसी छोटे देशों को नाटो द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्तिशाली सैन्य समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के कारण से फिनलैंड जो है बहुत ही शांतिप्रिय देश है, वो उसमें शामिल हो गया। फिनलैंड जो रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, 70 से अधिक वर्ष पुरानी अपनी सैन्य गुटनिरपेक्षता की नीति को समाप्त कर दिया। ये सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष था कि हम ना तो अमेरिकी गुट में शामिल होंगे ना तो रूसी गुट में शामिल होंगे। लेकिन रूस का ऐसा भय था, डर था रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद कि ये जाके कहाँ पर शामिल हो गया, नाटो में शामिल हो गया। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ कि वास्तव में शीत युद्ध के वर्षों में सोवियत संघ और पश्चिम के बीच तटस्थता की नीति को, कि हम तटस्थ हैं, हम किसी की तरफ भी नहीं हैं, को फिनलैंडाइजेशन के रूप में जाना जाता था कि इसका फिनलैंडाइजेशन हो गया है। इसका मतलब होता है ये तटस्थ हो गया है बिल्कुल। लेकिन अब वो फिनलैंड किस में शामिल हो गया है, तो नाटो में शामिल हो गया है। आवाज़ मेरी आपको सुनाई दे ही रहा होगा, जो डेली जैसा नहीं है, बहुत ही ख़राब आवाज़ हो गया है आज, ये सही नहीं हो रहा है। इसके कारण से वीडियो तो बनाना ही है, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं NCERT का बनाने के लिए, IR का बनाने के लिए, वो सब रुका हुआ है। आंसर राइटिंग का वीडियो, एक वीडियो भी बना पा रहा हूँ मुश्किल से। तो जल्दी मैं सारा कुछ सही कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब नाटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नाटो की स्थापना 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। मूल हस्ताक्षरकर्ता में शामिल देश ग्रीस व तुर्की, पश्चिम जर्मनी और भी बहुत सारे देश हैं। इन देशों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, एक अंदाज़ा रखिएगा, पश्चिमी गुट का एक सैन्य गठबंधन है ये। फ्रांस वर्ष 1966 में नाटो के एकीकृत सैन्य कमान से हट गया, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। इसने वर्ष 2009 में नाटो के सैन्य कमान में वापस शामिल हुआ और 2009 में फिर से इस सैन्य कमान में शामिल हो गया। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई है और फिनलैंड तो शामिल हो भी गया है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम में है। इसका नाटो का उद्देश्य क्या है, कोई उद्देश्य नहीं अगर सही से पूछे तो, लेकिन उद्देश्य बताया जाता है। किसी सैन्य गठबंधन के एक ही उद्देश्य होता है, लड़ाई लड़ना, सीधी सी बात है। अब वो लड़ाई के पीछे बाकी अपना उद्देश्य थोप देते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हकीकत में देखेंगे तो कोई उद्देश्य नहीं होता। केवल और केवल रूस के खिलाफ में ये सारे देशों का एक गठबंधन है। ओके, नाटो की आवश्यकता और अस्थायी उद्देश्य राजनीतिक व सैन्य समाधानों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की रक्षा करना है। इसके जो भी सदस्य हैं उनकी रक्षा करना है। राजनीतिक उद्देश्य भी है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और इस मूल्य को बढ़ावा देने के लिए इराक पर लड़ सकते हैं, इराक में युद्ध लड़ सकते हैं ये लोग, अफगानिस्तान में लड़ सकते हैं कि लोकतंत्र 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 के नाम पर रख के सबको बम से उड़ा दो और फिर बोलो लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तो ये नाटो का पहला कर्तव्य होता है, लोकतंत्र की स्थापना करना। नो मैटर कैसे स्थापित हो रहा है वो लोकतंत्र, भले ही वो अमेरिका का पिछलग्गू लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करना। ओके, सैन्य उद्देश्य, नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास संकट समाधान अभियान चलाने की सैन्य शक्ति भी होती है। राजनीतिक समाधान अगर विफल हो जाता है तो सैन्य क्या करता है, सैन्य रूप से वो फिर अभियान चलाना शुरू कर देता है। नाटो कार्य कैसे करता है, नाटो के पास एकीकृत सैन्य कमांड है, लेकिन इसमें बहुत कम सैन्य बल विशेष रूप से अपनी हैं। अधिकांश सैन्य बल पूर्ण राष्ट्रीय कमान व नियंत्रण में रहते हैं तब तक, जब तक कि सदस्य देश नाटो संबंधित कार्य करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं, तब तक ये सैन्य कमांड उसमें काम करना नहीं शुरू करता है। जितने भी सदस्य हैं अपने अपने आर्मी मैन को यहाँ पर तैनात रखते हैं। जब वो सदस्य राजी हो जाएगा कि हाँ भाई इस देश पर अटैक करना है नाटो को, तो उस देश की सेना उसमें शामिल होकर काम करने लग जाएगी।
सभी 30 सहयोगियों का एक समान मत है कि गठबंधन के निर्णय एक मत व सहमति वाले होने चाहिए। इसके सदस्यों को उन बुनियादी मूल्यों का सामना करना चाहिए जो गठबंधन को रेखांकित करते हैं, अर्थात लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून का शासन के नाम पर ये लोग सैन्य कार्रवाई करने को स्वतंत्र होते हैं। तो यही सब काम करता है नाटो। और नाटो को सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा फंडिंग इसमें अमेरिका करता है, क्योंकि उसी के राजनीतिक हित के लिए नाटो का सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है ये आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो काकरापार आपका एटॉमिक पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, आपका एटॉमिक स्टेशन है, कहाँ पर है ये? तो ये गुजरात में है ना। इसमें स्वदेशी रूप से बनाए हुए यूनिट 4 में क्रिटिकलिटी को शुरू कर दिया गया है। क्रिटिकलिटी में प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन यूनिट 3 जो था उसको शुरू किया गया था अगस्त महीने में, और उसके 5-6 महीनों के बाद ही यूनिट 4 को शुरू कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत का। स्वदेशी रूप से 700 मेगावाट 700 मेगावाट क्षमता का परमाणु केंद्र हमने खुद के बदौलत बनाया है। ये क्या है? तो ये हमारी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो ये ध्यान में रखिएगा, काकरापार का नाम ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है ये? तो गुजरात में। इसके बारे में अभी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, है ना। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाई कैनेडियन तकनीक पर आधारित थी। देखिए, काकरापार में 4 इकाई बनाई गई है, 4, जिसमें से पहले 2 कैनेडियन तकनीक पर आधारित था, बाद के 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 भारतीय इंडिजिनस तकनीक पर आधारित है। और क्रिटिकलिटी का प्रोसेस उसमें शुरू कर दिया गया है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। वो टर्म है, वो टर्म ध्यान में रखिएगा, वो आएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी उसके बारे में क्या है। इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, सारे रिएक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर H2 हाइड्रोजन DTO, ये हेवी वाटर कहलाते हैं। ओके, अगला क्या है? 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट की दूसरी इकाई को 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। काकरापार में पहले यूनिट को 93 और दूसरे यूनिट को 95 को अधिकृत किया गया था। इस संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई के निर्माण का कार्य 2011 में प्रारंभ हुआ और तीसरी इकाई और चौथी इकाई दोनों काम करना शुरू कर दे रहे हैं। बस शुरू हो गया है दोनों का काम। ओके, अब देखिए क्रिटिकलिटी क्या होता है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्रांतिकता से आशय संयंत्र में, उस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित स्वसंधारित नाभिकीय विखंडन, कंट्रोल सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया जब शुरू हो जाती है, पहली बार सेल्फ कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकलिटी, कि भाई इसमें अब शुरू हो गया। इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। पहली बार जब रिएक्शन शुरू हो रहा है किसी यूनिट में, और कल चौथे यूनिट में, परसों या 2-3 दिन पहले चौथे यूनिट में काकरापार में ये क्रिटिकलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया। नियंत्रित शब्द क्यों है? ये अगर नियंत्रित नहीं होगा तो ये एटम बॉम्ब बन जाएगा। नियंत्रित चेन रिएक्शन ही बिजली उत्पादन में मदद करता है, तो अनियंत्रित बॉम्ब बन जाता है। ओके, तो क्रिटिकलिटी का प्रोसेस याद रहेगा। कहाँ पर? काकरापार। कहाँ पर? तो गुजरात राज्य में, अपने गुजरात में। और देखिए कहाँ पर है? तापी जिले में स्थित है। ये पूरा ध्यान में रहेगा। और 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो पाएगा इस पूरे संयंत्र से। और इंडिजिनस तरीके से बनाया गया है संयंत्र का यूनिट 3 और यूनिट 4। ये पूरा ध्यान में रहेगा। अब आप क्या करेंगे सुनिए। एक मैप देखिए, एटलस में रहता है दिया हुआ। भारत के सारे एटॉमिक स्टेशन के मैप पर आप देख कर रख लेंगे कि भाई उत्तर भारत में कहाँ पर एटॉमिक स्टेशन नहीं है। दक्षिण भारत में आपको दिखेगा, कोस्टल इलाकों में दिखेगा, लेकिन उत्तर भारत में बहुत कम पावर स्टेशन आपको दिखेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? भारत का टोटल एनर्जी में पावर का, एटॉमिक पावर का कितना योगदान है? आई थिंक 2.5% योगदान है या 2% योगदान है। इस तरह के फैक्ट और डेटा को अपने आंसर में उपयोग करेंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ पीटी फैक्ट है आपका विशुद्ध रूप से। क्या है ये? मोदी जी इनॉग्रेट सूरत डायमंड। देखिए दरअसल में है क्या, मैं बता देता पूरा आपको। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये अपने सूरत में एक डायमंड जो बिजनेस है उसके लिए स्थापित किया गया है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा था? तो पेंटागन। पेंटागन का नाम पेंटागन इसीलिए क्योंकि इसी आकार में है वो, है ना। ये क्या है? तो ये अमेरिकी सेना का हेडक्वार्टर है। अमेरिकी सेना का हेडक्वार्टर पेंटागन। ओके, हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखा होगा आपने पेंटागन का नाम, है ना। और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस था, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा बन गया? अपने सूरत गुजरात में स्थापित किया गया है। और देखिए कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि G7 देश रसियन डायमंड पर, पिछले शनिवार वाला लेक्चर याद कीजिए, प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत पर उसका असर पड़ सकता है। तो ये ऑफिस का उद्घाटन कहीं ना कहीं जवाब भी होता है कि आप G7 देश जो हैं अपने फैसले को अपने पास रखिए, हमारे डायमंड इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन करने गए हैं, ये एक सांकेतिक होता है कि भाई हमारे देश के जो प्रशासक हैं वो डायमंड इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। अब आपको जो फैसला करना है कीजिए। तो ये ऑफिस का इनॉग्रेशन तो आपके पीटी के लिए हो गया, लेकिन ये सांकेतिक किसको जवाब होता है? तो उन G7 देशों को जो हमें बोल रहे थे कि हम रसियन डायमंड पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्रतिबंध लगाएंगे और भारत पर उसका असर पड़ेगा। तो भारत सरकार के सबसे प्रमुख जो हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, वो डायमंड इंडस्ट्री का उद्घाटन करके उनको ये जवाब दे दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। अगर आपने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको 95% दुनिया का डायमंड का कहाँ पर किया जाता है फिनिशिंग? तो भारत में किया जाता है। ओके, तो बस इसको पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पीटी फैक्ट ही है ये। मेंस के लिए क्या इसका संकेत था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अगला न्यूज़ जो है ये भी आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। भूटान का मैं मैप दिखाऊंगा। भूटान तो ऐसे तो बड़ा ही इकोनॉमिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर देश है, लेकिन पर्यावरण रूप से बहुत मजबूत है, खुश लोगों का देश है, बहुत ही हैप्पी रहते हैं वहाँ के लोग। तो भूटान अब प्लान कर रहा है एक मेगा सिटी की, मेगा ग्रीन सिटी। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भूटान और असम का जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर मेगा ग्रीन सिटी का बनाया जाएगा भूटान के द्वारा। और इसने भूटान ने बोला है कि ये क्या करेगा? साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को साउथ ईस्ट एशिया कौन सा हो गया बंधुओं? तो वो हो गया आपका मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब देश हो गए सारे के सारे। साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए ये मेगा ग्रीन सिटी के प्लानिंग कौन कर रहा है? तो भूटान कर रहा है। ओके, और ये जो भूटान के किंग हैं जब ये भारत आए थे तो इन्होंने इस प्लान को हमारे देश के बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन जो हैं उनके साथ भी डिस्कस किया था, और असम के मुख्यमंत्री के साथ भी डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी डिस्कस किया था कि हम आने वाले समय में एक मेगा सिटी प्लान कर रहे हैं, आप लोग भी इसमें सहभागी बनिए। देखिए दरअसल भारत के बगल में अगर इतना बड़ा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है तो अवश्य ही भारत की कंपनियाँ वहाँ पर शामिल होने जाएंगी। तो ये सिटी प्रोजेक्ट को गेलपू प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, गेलपू, GELPHU, गेलपू प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया गेलपू, और बाकी इसके बारे में जब डिटेलिंग आ जाएगा तो उस डिटेल को मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसका अभी तो चर्चा ही शुरू हुआ है, अभी तो बाकी काम पूरा बाकी ही है। मैं आप एक बार आपको भूटान का मैप दिखा देता हूँ। देखिए भूटान का मैप है और इसी के दक्षिण वाले इलाकों में ये किसके तर्ज पर? तो सिंगापुर, UAE, दक्षिण कोरिया के तर्ज पर ये सिटी को प्लान कर रहे हैं। जिस प्रकार से सिंगापुर वैश्विक हब है उसी प्रकार से ये गेलपू प्रोजेक्ट है ना, इसको प्लान कर रहे हैं। आने वाले समय सिटी का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिएगा। यहाँ पर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम और भूटान दोनों साझा रूप से साझा करते हैं, और ये दोनों यहाँ पर इसके कारण से क्या होगा, आने वाले समय में इकोलॉजिकल रूप से इस शहर पर प्रश्न उठाए जाएंगे, लेकिन इन्होंने नाम दिया इसको ग्रीन सिटी। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बस भूटान के मैप को देख लीजिए, यहाँ पर अपना असम राज्य है, नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पर वो इलाका है डोकलाम का, ट्राई जंक्शन है चीन, भारत और भूटान का,
और ये अपना असम राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा को साझा करता है। ओके, असम के अलावा कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो यहाँ पर आपको अरुणाचल दिखेगा, असम दिखेगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारे राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा भूटान की सीमा को। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये तो पता ही होगा आपको। और अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और मुझे पता है बहुत सारी खामियां रह गई हैं आज, अगले वीडियोस में पूरा सही करने की कोशिश कर जाऊँगा, पहले मैं सही हो जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।